प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पार्लियामेंट से जो बिल पास कराए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उसका रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। नून लीग की एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ है और उसमें यह फैसला हुआ है कि हुकूमत ने जो बिल मंजूर कराए हैं ये किसी सूरत मंजूर नहीं है। बिलावल साहब ने ये अलल ऐलान कह दिया और उसी दिन कह दिया और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह दिया कि ये जो इंतखाबात हैं ये अभी से मुतनाज़े हो गए हैं, ये 2 साल बाद भी अगर इलेक्शन होने हैं तो ये आज से मुतनाज़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुतनाज़े इंतखाबात को मुतनाज़े होने से या मुमकिन तौर पर मुतनाज़े इंतखाबात को मुतनाज़े होने से हुकूमत कैसे बचाएगी? हुकूमत के पास रास्ता क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है ये हुकूमत के भी मुफाद में नहीं होगा कि इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि अगर धांधली नहीं भी होती और EVM के ज़रिए हुकूमत के हक़ में जो है वो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नताइज आते हैं तो ज़ाहिर है एक धांधली का शोर मच जाएगा और कहा जाएगा कि हमने तो 2 साल पहले ही कह दिया था कि EVM के ज़रिए जो नताइज आएंगे उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो क्या अगले 5 साल भी EVM के इलेक्शन होने के बाद 5 साल अगले फिर यही शोर मचा रहेगा कि ये जाली पार्लियामेंट है, ये जाली जमहूरियत है, ये जाली हुकूमत है? क्या यही शोर मचा रहेगा? इस सूरत हाल को अवॉइड करने के रास्ते कौन से हैं हुकूमत के पास? फिर ये कि अगर कोर्ट में मामला चला जाता है तो क्या बुनियाद हो सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्योंकि आज एडवाइजरी बोर्ड में फिर ये फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून की कि उसको चैलेंज करेंगे, तो किस बुनियाद पर चैलेंज करेंगे? ये एक अहम सवाल है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक अगर मिल रहा है और बिल मंजूर हुआ है तो इससे क्या इम्पैक्ट क्या आएगा हलकों के ऊपर और कितने हलके इससे मुतासिर होंगे और किसके हक में आएगा? क्या अपोजिशन ने ये पहले से तय कर लिया है कि इसका फायदा PTI को होने जा रहा है और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि PTI के ज्यादा हिमायती मौजूद हैं ओवरसीज में? क्या ये तासुर दुरुस्त है ये देना और ये कहना? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मेरे सामने कोई 20-25 हलके ऐसे पड़े हैं जहां पर जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के वोटों का मार्जिन 5% से कम है। कोई 400 वोटों से जीता है, कोई 600 वोटों से हारा है, कोई 800 वोटों का फर्क है, कहीं 125 वोटों का फर्क है। तो इन तमाम हलकों में ओवरसीज वोटर्स इंपैक्ट करेंगे, तो ये इंपैक्ट किसके हक में हो सकता है? क्या ऑपोजिशन को अभी से लगता है कि ये उनकी मुखालफत में है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर एहसन इकबाल साहब ने आज एक और बात की है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी कैंपेन के लिए नादरा से डेटा ले रही है और अगर नादरा हुकूमत को डेटा फराहम कर रही है जिससे उनको कैंपेन करने में मदद मिलेगी, कैंपेन चलाने में, तो ये एक पहले से एक धांधली की शक्ल है, बल्कि उन्होंने इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज मैं गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन EVM को मुख्तलिफ लोगों ने जैसे जैसे डिफ़ाइन किया है और प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के इजलास में तो अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। सबका मुख्तसरन आप सुन लें कि EVM को कौन कैसे डिफ़ाइन कर रहा है, ज़रा सुन लीजिए। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, धांधली का नाम EVM मशीन हो गया। EVM क्या चीज है जनाब स्पीकर? ईवल एंड विशियस मशीन। ये EVM मशीन कोई ईवल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था, वो इस चीज का था। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा इम्काना क्या सोच हो सकती है? हरीम शेख साहब, बिलावल साहब की जो बात इसमें मैंने शामिल की है, बिलावल साहब ने कहा आज से हम इन इंतखाबात को नहीं मांगते हैं, तो अगले 5 साल फिर ये शोर मचा रहेगा कि सब कुछ जाली है? देखिए, बात यह है कि ठप्पा गर्दी का मुल्क से खात्मा होने जा रहा है। ठप्पा गर्दी का खात्मा हुआ है। बिलावल साहब वगैरह इसलिए कहते हैं कि बिलावल साहब ये गांव गोठों में वहां ये सिर्फ ठप्पे लगाते हैं, मुर्दे भी वोट देते हैं कब्रों से आकर, आलम अरवाह से भी आके लोग वोट डाल रहे होते हैं। जो लोग बच जाते हैं टपाटप ठप्पे लगते हैं, टीचर इनके होते हैं, सारे लोग इनके होते हैं, पैसे से सब चीज खरीद रहे होते हैं। इनको पता है कि मशीन में पैसा नहीं डल सकता है, इसमें मशीन में अंगूठा लगेगा। मशीन में 5,000 रुपए का वोट खरीदेंगे, वो नहीं डल सकेगा वहां, इसलिए कि मशीन में अंगूठा लगेगा। इनको पता है कि इनकी ठप्पे की पैदावार है, जोर की पैदावार है, पैसे की पैदावार है, इसलिए उनको पता है इनको शिकस्त नजर आ रही है, वो कह रहे आज से रद्द करते हैं। बात यह है कि भाई टेक्नोलॉजी से तो बेहतर है। या तो आप कहें कि 2018 का आज तक रोते रहे कि 18 के इंतखाबात ठीक नहीं थे। तो हर इलेक्शन के बाद एक जो भी हारता है वो अपना इतराज करता है, होते भी एतराज।
ये तभी तो अच्छा, मसला ये है हलीम आदिल शेख साहब के, जैसे अभी आपने फरमाया कि इसमें अंगूठा लगेगा, मसला ये है कि बहुत सारे लोग इस मशीन के बारे में अभी जानते नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस समेत और मुंतखब नुमाइंदों समेत, क्योंकि ये सवाल जब हम रखते हैं कि जब अंगूठा लगेगा तो कई लोगों का तो अंगूठा मैच ही नहीं करेगा, बायोमेट्रिक ही नहीं चलेगा, तो हमें जवाब दिया गया कि बायोमेट्रिक इसमें नहीं होगा, अंगूठे का ऑप्शन नहीं होगा। तो अंगूठे का ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? ये अगर होगा तो फिर तो बहुत सारे लोग जिनका मजदूर हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बायोमेट्रिक नहीं होता, या बड़ी उम्र के लोग जिनका बायोमेट्रिक नहीं चलता, और बैंकों में भी ये मसला पेश आता है, फिर कैसे चलेगा ये? देखिए, बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर शिबली फराज साहब ने पूरी पार्लियामेंट को भी बताया है। अब इंशाल्लाह हम लेके निकलेंगे, आवाम को भी बताएंगे, आपके चैनल्स के जरिए बताएंगे। बात यह है कि मतलब ओरिजिनल बंदा वोट देगा। अभी इसमें क्या क्या की मामलात हैं, जैसे कल इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जो इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मुश्किल से पहले तो कानून मंजूर नहीं हो रहा था, अब कानून जब मंजूर अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजूर हो गया कि होना ईवीएम चलनी है, तो उसके अंदर तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन ये बता दूं कि इससे कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। कल एक सेनेटर साहबा भी कह रही थी कोई इंटरनेट बंद हो गया, तो इसका कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि साहब ने ये भी कहा गया था कि अगर कुछ इलाकों में बिजली ना हुई तो क्या होगा, इंटरनेट तो चले नहीं है, बिजली ना हुई तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि चार्ज मशीनें होंगी, इनके पास 24 आवर्स की चार्जिंग है इसकी। देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्निकल, लेकिन जहां तक मुझे पता है इंशाल्लाह हो जाएंगे, एक हफ्ते में हो जाएंगे। अब हमने इसको पूरा समझना है, लेकिन ये 24 आवर्स की चार्जिंग है, बैटरी चार्जिंग 24 घंटे की इसकी है, बिजली का इसमें जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। और लाजिम बात है, अगर कहीं अंगूठे का मसला आएगा तो पता है 12-12 हजार के अंदर भी अंगूठे का मसला आया था, उसका हल करके उसको काउंटर में चेक किया जाएगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि एक दफा उस ठप्पा आप कह रहे हैं जो सिंध के गोठों में ठप्पे लगते थे वो ठप्पे अब नहीं लगेंगे। आज सामरा साहब अभी एक तो ठप्पे आप नहीं लगा सकेंगे सिंध के गोठों में, और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने भी इसी नौयत के फायदे बताए हैं ईवीएम के। जरा मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या फायदे गिनवाए हैं, फिर आप कैसे डिनाई करेंगे आप इन फायदों को, सुन लीजिए पहले। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई, वो अगर ईवीएम मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जानी थी। इसमें बहुत बड़े फ्रॉड चलते हैं, जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई हैं, ये सारी उड़ जाती है जिस दिन ईवीएम मशीन था। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, इनको अब जब राइट मिलेगा वोट देने का, तो ये जो वोट्स है गवर्नमेंट सब इनकी कदर करेंगे। धामरा साहब, घोस्ट कल्चर खत्म होगा और ये वोट जाया नहीं होंगे, और क्या चाहिए आपको? देखें असदुल्ला, पहली बात तो जो पीटीआई कौम को कंफ्यूज कर रही है ना अपोजिशन के हवाले से, मैं उसमें सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये किस अपोजिशन की जमात ने कहा है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के खिलाफ हैं। कोई ऐसा बयान दिखा दें, कोई ऐसी वीडियो क्लिप दिखा दें जिसमें हम ये कह रहे हों या हमारी लीडरशिप ये कह रही हो कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के खिलाफ हैं। अच्छा, एतराज आता है तरीकेकार के मुताबिक। अब पीटीआई टॉक शो में इस तरह मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वकील बनी बैठी है जैसे ये इलेक्शन करवाना ही पीटीआई की क़यादत को है। इसलिए पीटीआई और इलेक्शन कमीशन वोट का इंदराज इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये अलग अलग मामलात है। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने एतराजात उठाए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, अपोजिशन के एतराजात तो चलो आप ना माने क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी आप ठप्पे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हालांकि धांधली की पैदावार आप खुद हैं जी। मगर जिस इदारे ने ये इलेक्शन करवाना है, आप मुझे असदुल्ला बताएं कि आज आपने हम 4 मेहमानों को यहां पर दावत दी, अगर आप लेट हो जाते, आप ये प्रोग्राम होस्ट ना करते, तो क्या पीटीआई होस्ट करती आके ये प्रोग्राम? इसलिए जिस इदारे ने ये इलेक्शन करवाने हैं उन्होंने जब इत्तेफाक नहीं किया तो क्या हुआ था? क्या कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम और बाकी इदारों का काम उस पर अमल दरामद नहीं है? इलेक्शन कमीशन का काम जो है उस पर अमल दरामद करना है, बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन। असदुल्ला, मैं तो उस जो कल वोटिंग हुई है पार्लियामेंट में उसको चीटिंग समझता हूं। वो कहां वोटिंग हुई है उसको तो बार बार अपोजिशन ने कहा है एक बार फिर गिनती कर दो, मगर ये चीटर हैं, इन्होंने चीटिंग की है। और दूसरी बात आप बता दें, ये बड़ा आसान है, आप बता दें नंबर ऑफ मेंबर्स जो नहीं आए, तो आप बता सकते हैं ना कि जी ये 20-25 लोग गैर हाजिर थे हुकूमत के, उनके वोट किसने डाल दिए? असदुल्ला, इनके वोटर लाए कैसे गए थे? इन्होंने खुद भांडा फोड़ दिया, इन्हीं के मेंबरों ने भांडा फोड़ दिया। ये एक अलग बात है लाए कैसे गए थे, लेकिन आए थे या नहीं आए थे?
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब अगर मुझे आप हक दें मुझे जवाब देने का तो मैं बात करूं, जी। अदरवाइज मैं बात सुनता जी रहूंगा। करें। मगर ये इंपॉर्टेंट इशू है जो आप सवाल कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरा लोगों को समझने दें, टॉक शोज का कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए कौम को। मेरे कहने का मकसद ये है कि चलो जी हमारे वोटर नहीं आए और ये बिल पास हो गया। बिल जो है वो खुद कंट्रोवर्शियल है, उसकी गिनती कंट्रोवर्शियल है। चले इस बात को भी छोड़ते हैं, मगर ये इलेक्शन कानून बनने के बाद कौन कराएगा? कौन सा इदारा है जो ये इलेक्शन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। उसका नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी। उन्होंने जब इनिशिएटिवली ये मुखालफत की थी तो उसको आग लगाने की धमकी किसने दी थी? अपोजिशन ने या वफाकी काबीना के मेंबरान ने? उन्होंने कहा था मेंबरान से कि बगावत करें इलेक्शन कमीशन। नहीं, मगर सवाल ये है, वो पैसे ले रहे हैं। मतलब आपने उस इदारे को कंट्रोवर्शियल कर दिया। और इस बिल पास होने के बाद कल क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने? जी। आज क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने कि कानून तो पास हो गया, मगर हम इस पोजीशन में नहीं है कि ये इलेक्शन कराएं, इसलिए आपने धांधली का दरवाजा खोल दिया है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर 1 लाख और धांधली कैसे होगी ना? मुझे अगर मौका दें, मैं निहाल हाशमी साहब के सामने ये सवाल रखता हूं। हैंग भी हो गई तो ये कौन बात मानेगा? निहाल हाशमी साहब, अगर सादा सी बात ये है 10,000 मशीनें हैंग हो गई, ये जो तुझे बात मानेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने, हुकूमत ने नहीं कराने। हुकूमत तो घर जा चुकी होगी, उस वक्त एक अबूरी हुकूमत होगी और इलेक्शन कमीशन ये कर रहे होगा, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हुकूमत जा चुकी होगी उसका कोई असर रसूख नहीं होगा। कौन इसमें डेटा फीड करेगा? कौन इसके अंदर चिप में फीड करेगा? सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या ये माजूरी का इजहार कर रहा है कि जी मैं इसकी हिफाजत करने का अहल नहीं हूं या मुझसे हो नहीं पाएगा, ये माजूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी बहस को और आपके दलाइल को सुन रहा था बड़े गौर से। तो कल एक सियाह कानून पास हुआ है। सियाह कानून पर तो प्रोग्राम होना नहीं चाहिए, बहरहाल अगर हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। जी मैंने सुना कि कौन करेगा, ये हुकूमत तो होगी नहीं, तो वही करेगा जो ये हुकूमत को लेकर आया, जिन्होंने आरटीएस को बैठाल दिया था। तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है फिर? धांधली करा करके पीटीआई इलेक्शन कमीशन अगर किसी इदारे को अपने ऊपर संदाज होने देता है तो इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। हाँ देता है। तो आप एक बात बताए ना, ये जो डस्का में हुआ, डस्का में जो आरटीएस बैठ गया, जो लोग अगवा हो गया, जो रिजल्ट चेंज हुआ, उस पे पहले इस गवर्नमेंट को करना था ना बात। तो कौन लोग थे जो वोट को उठा करके डब्बे को अपने हिफाजत में लेके जाते हैं, जो पाकिस्तान को हिफाजत में ले लेते हैं? किया उसने बताया। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, वोट की सिक्योरिटी पाकिस्तान के अवाम करेंगे, और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अपने वोट की सिक्योरिटी करना बहुत खूब आसान तरीके से जानते हैं। खदशा क्या है? हमें खौफ ये है और पाकिस्तानी अवाम को ये खौफ है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए महंगाई लाई गई है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल डेमोक्रेसी करना चाहते हैं। चूजे चाहते हैं ये पार्लियामेंट में कि जो चूजों को आप कंट्रोल मगर मेरा सवाल उसकी आप है, इसका ये मैकेनिज्म कैसे होगा? मतलब इसकी चिप में फीड किया जाएगा? आपको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से कोई भी असरअंदाज होकर इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि इसके अंदर डेटा फीड कर दो? पीटीआई पूरी दुनिया में, सर आप पूरी बात तो सुन लेना। पूरी दुनिया में ईवीएम फेल हो चुका है, और जो लोग हर इलेक्शन को चुराते हैं, जो इस बार भी इनको लेके आए सिलेक्टर्स, आप असल काम तो ईवीएम क्या है? आप अपने लोगों पे एतबार नहीं करते। ईवीएम मशीन तो हमेशा धोखा देता है। आरटीएस ने क्या किया? और जिस मुल्क में, जिस माशरे में डिजिटल पेट्रोल का सिस्टम है ना, 1 लीटर डालना, उसमें भी 2 नंबरी होती है, तो यहां पे तो 3 लाख ईवीएम मशीन होगी, और कितनी धांधली होगी। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को? खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। साहब जब ईवीएम मशीन नहीं थी, ये कह रहा होगा कि हम नहीं मानते। निहाल साहब, जब ईवीएम मशीन नहीं थी, जब आरटीएस भी नहीं था, तो इस मुल्क में सारे शफाफ इंतखाबात हुए हैं। 1990 से लेकर अब तक के इंतखाबात के जो जितने इंतखाबात हैं, आप सबके ऊपर यकीन रखते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो फिर आगे बढ़ने का कोई और रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। उस बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुई। अगर धांधली हुई है तो पोलिंग एजेंट और पोलिंग ऑफिसर के दरमियान पकड़ लिया गया है। अगर धांधली हुई तो लोकल सतह पे हुई, और उसको ले जाके बाद में आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज करते रहे। यहां पर तो एक कंट्रोल धांधली करने की कोशिश गई है। पूरे पार्लियामेंट को यरगमाल बना करके कंट्रोल पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। 2013 में भी कहते थे ना जरदारी साहब के आरओज का इलेक्शन है। पूरी बात सुन ले। अरे भाई बीच में ना बोले। अगर ये ईवीएम की तरह होता ना तो पाकिस्तान ना बनता, फिर अंग्रेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कांग्रेस को वोट पड़वा देते। हमें ईमानदार लोग हैं, जो वोटर्स होता है बेईमान नहीं होता है। बेईमान होते हैं बेईमानी करने वाले।
वोटर बड़ी ईमानदारी से वोट डालता है। और जब मुस्लिम लीग ने नारा लगाया था बट के रहेगा हिंदुस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान, तो हमने ईमानदारी से वोट दिया था और पाकिस्तान बनाया था। तो हम हमारी उनकी औलादों को हमें चैलेंज ना करें, हम ईमानदारी से अपने लोग मुंतखब करेंगे। हमें की अगर ईवीएम इतनी इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी, तो वह मार्केट में ले जाए ना, आप सब्जी सस्ती कराएं, आटा सस्ती कराएं, आप इस्तेमाल करें आप टेक्नोलॉजी को, चीनी में, पेट्रोल में, डॉलर में, नौकरी में, बिजली में, गैस में, एलएनजी में। आप ये धांधली का एक नया बाजार खोल लें। और यह साहब ये मान लिया इसमें धांधली होनी है, करनी है किसी ने, ये करेंगे कैसे? इसका तरीकाकार क्या होगा? मतलब इसके अंदर कोई डेटा फीड कर दिया जाएगा, कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर क्या हो सकेगा? क्योंकि वो मशीनें उसकी मेमोरी को क्लियर करना या जो भी उसमें सिस्टम होगा वो तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में होगा। क्या इलेक्शन कमीशन को गन पॉइंट पे कोई कराएगा? ये कैसे होगा? ये धांधली कैसे होगी इसके अंदर? और ये साहब मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई सीरियस डिस्कशन हो, तो यहां पर कंप्यूटर के और इस तरह के कोई एक्सपर्ट्स हों जिन पर गुफ्तगू करवाई जाए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से अवाम कंफ्यूज ना करे। खुदा की कसम 18 करोड़ 10 लाख जो हैं मोबाइल हैं पाकिस्तान में, 18 करोड़ 10 लाख। आपने बायोमेट्रिक से सबकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, धांधली हुई। मशीनें लेके लोग घूमते थे बाजार में, आओ जाके हमारा बायोमेट्रिक्स करा लो, और पब्लिक इंश्योर करती थी कि मेरा मोबाइल किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड ना हो सके। आज तक लोग करवा रहे हैं। कौन सी मशीन उठी जिसने कहा मैं बेईमानी करती हूं? मशीन का भी बेईमानियां करती है। उसके मुकाबले में आपके पास 10 करोड़ वोट हैं टोटल। कभी भी 51% से ज्यादा लोग वोट देने नहीं आए, मतलब 5 करोड़ वोट 18 करोड़ के मुकाबले में। एक तो ये बात, 5 करोड़ 12 लाख आपके इस वक्त अकाउंट होल्डर हैं। रोज सुबह एटीएम मशीन लगाते हो, रोज बायोमेट्रिक्स करते हो, किसी ने सवाल किया कभी? और सबसे बड़ी बात है, मैं 6 इलेक्शंस में कम से कम रिटर्निंग अफसर रहा हूं मुख्तलिफ जगहों पे, और मुझे पता है कि जिस वक्त इलेक्शन शुरू होते थे, आपको पता है अयूब खान के जमाने में सबसे पहले वो डब्बा होता था जिसके ऊपर निशान बना होता था फलां का, ये साइकिल है, ये गुलाब है, ये लालटेन है, ये वो, उसमें वो डब्बे उठा लिए जाते थे, उसके वोट उसमें डाल दिए जाते थे। उसको हल करने के लिए याह्या खान ने एक लंबा बैलेट पेपर लेके आया। आप बयान उठा लें हर सियासी पार्टी के, ये वोट चोरी किए जा रहे हैं, जो मुजीबुर रहमान के निकाल लें, फलां के निकाल लें, वो सारे हो गए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि उसने एक कौमी असेंबली का इलेक्शन रखा, एक दिन 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली का इलेक्शन रखा। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद ये इकट्ठा जब जा रखने के लोगों का, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। मसला सारा ये है, ये मेरे सामने लिस्ट खुली हुई है दुनिया के मुल्कों की। दुनिया के मुल्कों के अंदर मैं अभी आप गिन लूं अगर, तो आप तो हैरान हो जाएंगे कहां कहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, कहां कहां किस जगह। उसको आपका पड़ोस इंडिया है, छोड़ दे बाकी, आपसे कम से कम 5 गुना 6 गुना बड़ा मुल्क है। उसके अंदर उन्होंने बकायदा, आपने देखा इसके अंदर तो ये हुआ है कि उन्होंने बकायदा, मैं वकालत नहीं करना चाहता इस वक्त किसी तौर पर भी, एक उन्होंने बकायदा उसका फिजिकल उसका प्रिंट आउट भी निकाला। मसला ये नहीं है, मसला ये है, मुझे बताएं धांधली रोकने का तरीकेकार क्या हो सकता है? ये तो बड़ा नारा है ना, अवाम रोक लेगी। अवाम ने रोकना चाहता है, इनके मुताबिक पिछले इलेक्शन में रोक लेती, उनके मुताबिक उससे पिछले में रोक लेती, उससे पहले उससे रोक लेती। ओ भाई, इंश्योर किए जाते हैं दुनिया में तरीकेकार। क्यों बायोमेट्रिक्स आया दुनिया के अंदर? ठीक, आप रोज बायोमेट्रिक्स की बुनियाद पर सफर करते हैं यार, वीजे लगते हैं लोगों के। क्या तुम्हारे लोग आज कभी हुआ कभी क्या निहाल हाशमी साहब की जगह दामरा साहब चले जाएं, या दामरा साहब की जगह मैं चला जाऊं? उस बाय में आपकी आय कोरोना की बुनियाद पे पूरी दुनिया चलती है यार। मतलब जो चीज आप इसी बुनियाद के ऊपर, आप इसी बायोमेट्रिक्स की बुनियाद के ऊपर क्राइम्स ढूंढते हैं। दुनिया का सारा फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद के ऊपर मुजरिम ढूंढते हैं आप। दुनिया का सारा एज्यूम कर रहे हैं कि ये धांधली होगी। आप मुझे बताइए, कोई रास्ता बताएं फिर इसको। जी, तो ये सर इसलिए वो मशीन है, अगर नियत ठीक है ना, अगर एक मिनट आखिरी बात करता हूं, अगर नियत ठीक है तो इसको सबसे बेहतर तरीका यही है, अगर नियत ठीक नहीं है तो सारे तरीके गलत। और ये साहब मुझे ये बताएं कि क्या ऑपोजिशन नेक नियति से इसकी मुखालफत कर रही है? उनको वाकई लगता है इससे धांधली होगी, या इसके पीछे आपके ख्याल में ऑपोजिशन के मुखालफत की वजह कुछ और है, या वाकई समझते हैं कि ये धांधली की एक वजह है और हमें हराया जाएगा इससे? देखें, पहली बात यह है कि मैं आपको एक बताऊं,
मैनुअल तरीके से धांधली 1000 गुना ज्यादा होती है। जिस जमाने में शनाख्ती कार्ड होते थे ना बायोमेट्रिक से बगैर, मुझे याद है अच्छी तरह, ज़ौजा नंबर 1, ज़ौजा नंबर 2, ज़ौजा नंबर 3, औरतों की तस्वीरें भी नहीं होती थी उसके ऊपर। ठीक है, एक फिंगरप्रिंट चलता था, उसको फिंगरप्रिंट को कौन देख। आप अंदाजा करें कि पिछले इलेक्शंस के अंदर सबसे बड़ा एतराज पता क्या उठाया गया था? कि बायोमेट्रिक वो जो अंगूठे की स्याही नहीं मिली हमें सही तरह जी। तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, मुझे बताओ सारी जिंदगी मैं क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन की सूरत में गुजारी है, क्या मुजरम पहले स्याही लेके जाता है कि मेरे अंगूठे का निशान वहां होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा? ठीक है, नहीं तो फिर आपके ख्याल में तो आप ये कह रहे हैं, और ये साहब के ऑपोजिशन का मसला ये है कि उनको लगता है कि धांधली नहीं कर सकेंगे, ये मसला है ईवीएम से। नहीं सर, बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूं, खा अपोजिशन हो और खा इमरान खान साहब हो, ये दोनों इस सतह पे आगे हुए हैं। जो मनाजरे हुआ करते थे ना, तो उसके होता यह था कि उसकी सच्ची भी बुरी है तो उसकी बुरी भी सच्ची है, बस चलना है, चलने दो। ठीक है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। सही है, चले, मगर मसला ये है हलीम आदिल शेख साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि भाई आप पूरे मुल्क में 8 लाख मशीनें लगा के इंतखाबात कराना चाहते हैं, जबकि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो मशीन लगी हुई है उसके जरिए पार्लियामेंट के अंदर तो आप काउंटिंग और वोटिंग कर नहीं सकते, तो आप वो कैसे करेंगे? आपके पास इसका क्या जवाब है? एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि आप नादरा को साथ मिला के धांधली कर रहे हैं और वहां से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इन दोनों बातों का आप जवाब दीजिएगा। और फिर मेरे पास जो डेटा है ई वोटिंग के हवाले से, जो 20 से 25 हलकों पर असरअंदाज हो सकता है, और क्या पीटीआई ये समझ रही है कि 20 से 25 सीटें उनके हक में चली जाएंगी और ये खतरा है ऑपोजिशन को, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। इससे पहले कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिलने से जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के इलेक्शन पर, उस पर बात करें, इससे पहले मैं एक चीज़ हलीम आदिल शेख साहब के सामने रखना चाहता हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, ये बिलावल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के अंदर तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में कराएंगे। बिलावल साहब ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक पार्लियामान में है, नेशनल असेंबली में है। आपके सामने उस दीवार पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला मौजूद है, मगर काम नहीं करता। हम पार्लियामान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकते। उम्मीद के साथ कहते हैं कि 20 महीने के अंदर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हर पोलिंग स्टेशन में एक ऐसा कंप्यूटर लगाएगा जिसके तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। हलीम आदिल शेख साहब, ये मान लिया कि ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी, बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन क्या ये अमली तौर पर मुमकिन भी है या नहीं, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, बिलावल साहब समझ रहे हैं कि 20 महीने में कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो नाअहलों की हुकूमत है। 14 साल में फिर कुछ नहीं कर सके, इनको लगता है 20 महीने में कुछ नहीं हो सकता। बाकी चौकड़ी भूले हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ होने क्या वाला है कि अवाम अब आजादी से वोट देंगे। अभी हमारे मोहतरम भाई आजीज धामरा ने कहा था कि हमने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुखालफत नहीं की, उस दिन मजाक उड़ाया इन्होंने कि जो पेरिस में बैठ के वोट देगा और ये लंडी बोतल से वोट निकल जाएगा। मतलब पेरिस वालों के वो डॉलर कबूल है, पेरिस वाले या डॉलर भेजे, यहाँ से एक आंटी लेकर वो दुबई चली जाए, वो इन्हें कबूल है। पेरिस वालों का पैसा कबूल है, डॉलर कबूल है, इनका वोट कबूल नहीं है। ये लोग तो जुर्म कह रहे हैं। दुश्मनी क्या आपकी, उनमें बुराई क्या है? और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहल हुकूमत है, 20 महीने के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीनें काम करेंगी। मुझे नहीं पता पार्लियामेंट की मशीन का, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अगर है तो भाई पता नहीं किसने लगाई होगी। आजिज धामरा साहब कि मेरे सामने कुछ ऐसे 20-25 हल्के पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैं 2-3 हल्के आपके सामने रखता हूँ, लंबी कहानी नहीं है। ये NA 248 है, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब जीते हैं और 756 वोटों से जीते हैं, और यहाँ पर जो ओवरसीज रजिस्टर्ड वोटर है वो तकरीबन 15,000 के करीब हैं, 14,768। इसी तरह से अगर चन्योट की हम बात करें, मुस्लिम लीग नून के यहाँ से कैसर शेख साहब जीते हैं और यहाँ 8,000 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और 840 वोटों से वो जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? इसी तरह से और हल्के भी हैं, सियालकोट का जैसे आप एक हल्का देख रहे हैं, वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो पहला इलेक्शन वो जीते थे अभी 2018 का, तो वो सिर्फ 1400 वोटों से जीते हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पर 93,000 हैं, और ऐसे कई हल्के हैं। तो क्या खौफ क्या है पीपल्स पार्टी को कि अगर इन हल्कों में ओवरसीज वोटर्स ने वोट डालना शुरू कर दिया तो पीटीआई को फायदा हो जाएगा और ये 400-500 वोटों का फर्क निकल जाएगा?
देखिए असदुल्ला, वो तो मैं बाद में तबसरा करता हूं कि पीटीआई को किस तरह फायदा पहुंचेगा। अभी जो बात की थी, मुझे एहतराम है ओरियान साहब के लिए, उन्होंने कहा कि मैनुअल सिस्टम में धांधली होती है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड बनते थे तो उसमें ये चीजें होती थी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया इस आर्ग्यूमेंट को, मगर क्या नादरा के सेंटर पे अभी इस तरह की कंप्लेन नहीं है? उनके कितने मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं, निकाल दिए गए हैं जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के। हालांकि इतना बड़ा मजबूत सिस्टम है नादरा का कि वहां पर कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जहां पर दुनिया ने तरक्की की है इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने, वहां पर ये साइड इफेक्ट मौजूद है। और दूसरी बात, अभी जो हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो फ्रांस में बैठता है और आपके इस आर्गुमेंट से तो धामरा साहब ये लगता है कि हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं था। आप कहते हैं पहले भी धांधली होती थी, पहले भी जाली कार्ड बनते। मैंने असदुल्ला मैंने ये कहा कि ये चीजें गुंजाइश मौजूद होती हैं ये सारी चीजें में। और दूसरी बात, इश्यू ये है, बहस ये है कि ये इलेक्शन जो है वो इमरान खान ने करवाना है, उनके सिलेक्टर्स ने करवाना है। जाहिर है वो मैनेज होते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन इस बिल के पास से पहले और इस बिल के पास होने के बाद क्या कहती है, इशू इज दिस, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। और जहां तक आप कह रहे हैं ना ये हुकूमत बड़ी 20 महीने में कवर कर लेगी, शेख साहब, तो ये कौम ने देख लिया कि आप कह रहे थे कि 100 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, आपने अरस्तू बिठा दिए थे कि मईशत ठीक हो जाएगी, आपने कहा कि यहां चोरों की हुकूमत है, अब महंगाई खत्म हो जाएगी, आपने कहा कि ये बिल्कुल गुलो गुलजार मुल्क हो जाएगा। ये प्रोग्राम आप बाजारों में बैठ के करें, आइंदा के 92 के चैनल से, और ये बाजारों में बैठ के करें। अगर सिंध को तो ये इल्जाम मरूद ठहराते हैं, बाकी सूबों में की बाजारों के अवाम ने इनको हार पहनाना शुरू कर दिए, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल आपने झूठ पे झूठ बोला है, और आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ये पूरी कौम जान चुकी है कि जो टॉक शो में आप दावे करते हैं, अमली तौर पर आप उसके उलट करते हैं। तो इस बात को आप छोड़ दें। और मेरा बुनियादी सवाल था कि आप ओवरसीज वोटर से आपने डाले हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जेबों पे डाके जितने आपने डाले हैं, एस अकबर केस स्टे खत्म करवा दें। क्यों छुप रहे हैं आप कोर्टों के हवाले से? वो तो कह रहे हैं कि आपने डाके डाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की, बिल्कुल सही है, चंदे के नाम पे, तो उन पे आप इसके ऑर्डर क्यों लेते हैं? ये भी एक मौजूद है, लेकिन जो मेरा सवाल था धामरा साहब को, ये था कि ओवरसीज वोटिंग से क्यों परेशान है? ओवरसीज वोटिंग से क्यों परेशान है? असदुल्ला, किसने कहा है कि हम परेशान हैं? देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बात का मामला है, मगर जो इदारा इलेक्शन करवाने जा रहा है वो मुतमिन नहीं है, उनको तो मुतमिन करो ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन की कोई रजिस्टर्ड जमायत तो नहीं है ना। ये आप कराएंगे क्या इलेक्शन? कि आप अभी दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 20 महीने में आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक करेंगे। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सवाल का जवाब देना कि 450 पार्लियामेंटेरियन की बायोमेट्रिक पे आप हाजिरी नहीं लगा सकते पार्लियामेंट के अंदर जी। तो ये सारे सवाल है, अपोजिशन के अपनी जगह, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सवालों के जवाब चाहिए, उनको मुतमिन करे। इलेक्शन उन्होंने करवाने, और ये झांसा देना छोड़ दें कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपके कहने पे आएंगे। आपने जो कौम के साथ जो हालत की हुई है ना, वो आप तो कानून को समझते हैं, कौम को आप तो कानून को बहुत समझते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये बताएं कि ऐसी कानून साजी जिससे कोई बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर्ट नहीं हो रहे किसी के, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके कोई रिलीफ लिया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये आपने कैसे कह दिया असदुल्ला साहब के किसी की बुनियादी फंडामेंटल राइट हर्ट्स नहीं हुए? बिल्कुल बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुए हैं लोगों के, क्योंकि जो एक तरीक़ेकार होता है किसी लॉ को पास कराने का, एक आदमी कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक से नहीं जाना चाहता हूं, मैं मैनुअल देना चाहता हूं। आप ये इसी तरह पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में जाएं तो मास्क कोई लगाए ना लगाए उसकी मर्जी। हमारे मुल्क में एनसीएसयू ने यह किया कि उसको कंपलसरी कर दिया कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो जहाज पे ट्रेवल नहीं करेंगे, अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। ये अलग अलग चीजें हैं। वैसे आप कौन सा बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं? आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे सर? आप आइन के कुछ आर्टिकल्स मेंशन करना चाहेंगे जो बुनियादी हुकूक को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाला आर्टिकल 9 मुतासिर हुआ है या 19 मुतासिर हुआ है? देखिए आर्टिकल पाकिस्तान, जी मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 25 हिट हो रहा है इस पे। कौन सा जी? क्या कहता है आर्टिकल 25 सर? क्या कहा आपने? आर्टिकल 25 क्या कहता है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 25 इक्वल राइट देता है, ठीक है, इक्वल राइट देता है एवरी सिटीजन को, ठीक है। अब
राइट देने से पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है जो मेरे रिजर्वेशंस थे वो अब तक नहीं सुनी गई। आप जिसने इलेक्शन कराना है उसकी रिजर्वेशंस को नहीं सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि ये नामुमकिनात में से है कि हम 2023 में करा दें। और क्लिप्स पूरी दुनिया में चल रही है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक, एक आदमी ने आकर के एक डेटा को चेंज करना है, एक चिप्स निकाल के दूसरा चिप्स लगा देना है और सारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जिस मुल्क में मैंने पहले भी कहा था डिजिटल पेट्रोल वाले जो पंप है उसमें धांधली हो सकती है, तो ये तो वोट है मेरे भाई। मेरे वोट को मैं चाहता हूं अपने हाथ से डालूं पर्ची में, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपना वोट अपनी पर्ची से डालूं और मैं पर्ची को देखूं। ये मेरा यहां पे मैं डिप्राइव्ड हो रहा हूं। फंडामेंटल राइट जो है वो वोट देना है। फंडामेंटल राइट वोट देना है, ये कैसे देना है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जो मांगे नुमाइंदे। नहीं भाईजान, नहीं 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 नहीं, ये पीटीआई डिसाइड नहीं करेगी कि मैं अपना वोट कैसे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये डिसाइड जो है वो बैठ के पार्लियामेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन बताएगी कि उसको किस तरह से। तो सर पार्लियामेंट किस लिए है फिर? चले, और ये साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, मैं इस पर उनका जवाब लेना चाहता हूं। एक मिनट सर, आप हक की बात कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। असदुल्ला सुन ले, मैं अगर खामोश नहीं होगा असदुल्ला जी, सर आप जानते हैं मैं खामोश नहीं हूं। नहीं, आप तो आप डस्का का रिजल्ट देखा आपने जी? आपने डस्का का रिजल्ट देखा है? आपने इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स देखी है? आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखी है? उसके बावजूद अगर आप भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट डिप्राइव नहीं हो रहा है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर को ये बात बता दी जाए तो गो स्लो कर दें। आप अगर 10,000 वोट पढ़ना है वहां पे आप 3,000 वोट पढ़ने दें, तो मेरा राइट तो डिप्राइव हो गया। राइट जी, चलें, 4 बजे ये बिल्कुल सही, आप एक बुनियादी हक की बात कर रहे हैं। हक जो है वो पार्लियामेंट का भी है और वो हक है कानून साजी का। कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक है, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के पेश नजर होगा अगर आप जाते हैं वहां पर। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये साहब से इस पर राय लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामद कहते हैं। और ये साहब आपने सुना अभी निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं इस कानून साजी से, लेकिन पार्लियामेंट का भी तो एक हक है और वो है कानून साजी का। तो क्या इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में ये नुक्ता भी तो जेर बहस आएगा? कैसे देखते हैं आप अगर ये पार्लियामेंट ये कानून चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में? वैसे मैं पहली दफा, मैं भी आज से वैसे शायद पुराना हो गया, मैं लॉक किया हुआ है जी, तो मैं ये बुनियादी हकूक की डेफिनेशन मुझे पहली दफा समझ आई है। मैं एक आदमी कहता है मुझे वजीर आजम के घर में जाके शादी करनी चाहिए तो उसे मिलना चाहिए, उसका हक का दार बुनियादी हक का। दूसरा कहता है नहीं मुझे गवर्नर हाउस में मेरी शादी होनी चाहिए। तीसरा कहता है नहीं मुझे शाही किला अलॉट कर देना चाहिए। मतलब आप देखें कुछ चीजें होती हैं जो कि फंडामेंटल राइट गिने जा चुके हैं कौन से हैं। मतलब ये एक राइट है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। इस फेयर एंड फ्री इलेक्शन को कौन जिम्मेदार है उसका? बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन, लेकिन किस कानून के तहत? वो कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी। इलेक्शन अपना कानून नहीं बना सकता खुद, इलेक्शन कमीशन के पास जाओ तो उसको इख्तियार दो ना। इतने साल आप हुकूमतों में रहे हैं, सारे इख्तियार देते कि इलेक्शन कमीशन अपने लॉ खुद ड्राफ्ट करता, अपने सारा कोई इवन मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन सारा कोई इन्हीं पार्टियों से पैसे लेता, इंडिपेंडेंट तौर पर रन होता। दुनिया पूरी में होते हैं, ठीक, या तो ये होता। अब इख्तियार उसका ये है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के मतहत उसने काम करना है, वो जिस तरह की बनाए। उसमें जो मसला सारा यह है कि पाकिस्तान में तो आईन ऐसे ही पास होते रहे। आप मुझे ये बताइए 18वीं तरमीम कितने घंटे में पास हुई थी पार्लियामेंट में? जी हमें आंख चिपकते में बात हो गई थी ना। उससे पहले वो जो अपना 8th अमेंडमेंट खत्म करने में ज्यादा यही अहम बात है ना। और साहब के इत्तफाक राय हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो तनाजा है उसको खत्म करना भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, वरना तो अगले 5 साल भी शफाफ इलेक्शन अगर ईवीएम से हो भी गए तो अपोजिशन शोर में जाती रहेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की सियासत जितनी उलझ चुकी हुई है ना, और जितनी आप बचपन से 65-66 साल उम्र होने वाली है, बचपन से सिवाय इल्जामात के हम कुछ नहीं सुनते आए पाकिस्तान के अंदर। मैं बता नीयत, आप ओपन बैलेट कर लेना अगर आपकी नीयत ठीक है, ओपन खुले कि लाओ यार सामने बताओ किसको वोट देना है, तुम बताओ किसको वोट देना है, तो नीयत ठीक है तो हो जाएंगे।
लेकिन नीयत ठीक नहीं है तो आप एक एक कंप्यूटर के मशीन के ऊपर दुनिया जहान का बंदा खड़ा कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ये सारा कुछ, हर चीज, दुनिया पूरी कहीं से कहीं पहुंचती चली जा रही है। हमारे यहां आप खुद सोचें कि कुछ नहीं होता। पता है क्या है जी, हम लोग, ये खान साहब है 22 साल से सियासत करते चले आ रहे थे। 22 साल से मुझे बताइए कि क्या अल्टरनेटिव सिस्टम जो है वो बिल्ड किया था जो पब्लिक के सामने होता, पब्लिक उस पर कोई राय देती, कुछ करते। लोग 10-10 साल जलावतियां गुजार आते हैं जी, कुछ नहीं आता, वापस आते हैं फिर वही ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में खेल रहे होते हैं, सही, और वही उनको चला रहे होते, वही उनको सारा कुछ कर रहे होते हैं। उम्र गुजरी है 32 साल इसी बुनियादी तौर पर नीयत का खेल है, जो नीयतों पर डिपेंड नजर करता है। नीयत है तो सब कुछ ठीक हो नीयत सकता का है। खेल है सर, नीयत ठीक कर ले और ये मिल के ठीक करनी पड़ेगी, ये नहीं होती। बिल्कुल। आजिज धामरा साहब आज जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले हमजा साहब भी उनसे मिले हैं। कुछ पता है आपको कि एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? जी मैं जवाब देता हूं, मगर मेरे ख्याल में जो 2 दिन पहले कानून साजी की गई है पार्लियामेंट में इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स के, और जितने भी बिल लाए गए उस कानून साजी को कंपेयर 18वीं तरमीम वाले कानून साजी से न की जाए, क्योंकि उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर पार्लियामेंट के अंदर थे, उनकी कमेटी थी, ज्वाइंट कमेटी थी, उसमें थारोली डिस्कशन थी, और इसलिए उसमें किसी पार्टी ने भी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट नहीं की थी, इत्तेफाक राय था। और जहां पर अपोजिशन चिल्लाती रही, गिनती जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है हालांकि, इसलिए इसमें और उसमें दिन रात का फर्क है। और जहां तक चौधरी शुजात साहब की बात, मैं अगेन ये कहना चाहता हूं असदुल्ला कि इस बहस में इलेक्शन कमीशन जो मेन स्टेक होल्डर है इस सारे मामले में, उसको हम जो है वो मिस कर रहे हैं। उनका एक नुमाइंदा होना चाहिए आपके प्रोग्राम में, साबिक नुमाइंदा होना चाहिए, उनका एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि लोग पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, क्योंकि कानून साजी के बाद भी इस तरह के एतराजात किए हैं। बाकी जो मुलाकातों का आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल में इस मुल्क में सेहतमंद सियासी सरगर्मियों के लिए सियासतदानों का आपस में मिलना अशद जरूरी है, चाहे उनके आपस में नजरियाती इख्तिलाफात हों, मगर एक दूसरे की अयादत करना या एक दूसरे से मिलना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जितना ज्यादा होगा उतना माहौल पॉलिटिकली बेहतर जाएगा। निहाल हाशमी साहब, मामलात किधर को जाते नजर आ रहे हैं? आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप सड़कों पर आ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बड़ी मायूसी हुई है अपोजिशन को पार्लियामेंट में बिल मंजूर होने के बाद, और वो जो तहरीक अदम एतमाद वाला ऑप्शन था उस पर तो शायद अब आप नहीं जा रहे। नहीं असदुल्ला, सबसे ज्यादा मायूसी पाकिस्तान की आवाम को हुई है कि जहां उनके साथ पहली इस मुल्क में 3 साल से बहुत ज्यादती हो रही है, अब उनके ऊपर फिर चोरी शुदा हुकूमत मुसल्लत की जाएगी। रह गया जहां तक तहरीक अदम एतमाद की बात और लॉन्ग मार्च की बात, तो हमारे सारे ऑप्शंस खुले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तहरीक एतमाद में भी, जो भी हमें वायबल लगेगा इस मुल्क की आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए, इस काबिज हुकूमत से, इन सिलेक्टरों से, इन सिलेक्टेड से हम वो काम जरूर करेंगे। जहां तक वो अभी कह रहे थे, मैं आरिया साहब हिट कर रहे थे सियासतदानों को, पूरी दुनिया में एक तरीक़ेकार है कि सियासतदान उसको कंसीव करता है और इम्प्लीमेंट करने के लिए अफसरशाही को ही बुलाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाता है। अब इनके अफसरशाहियों में लोग अच्छे होने चाहिए जो जज्बा हुब्बुल वतनी से काम करें, रेड कारपेट ना लें, मरात ना लें, ठंडे कमरे में ना बैठें, फील्ड पे आके काम करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर ना करें, टैक्स आवाम के टैक्सों के पैसे का एहतराम करें। हम सियासतदान तो ठीक है, हमें तो एहतसाब हमारा इलेक्शन में भी होता है, हम पे नैब भी आ जाती है, हमें जेलों में भी जाना पड़ता है, हमें सड़कों पे भी गाली पड़ती है, हमें टॉक शो भी गालियां पड़ती है, मगर सियासतदानों के अलावा ऑल्टरनेट पाकिस्तान में और कोई नहीं है। रह गया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की जो ईवीएम है, बहुत सारी चीजें आज आप सड़कों पे अगर प्रोग्राम कर लें असदुल्ला, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग ईवीएम से कितना खुश है, किससे कितना खुश है। लोगों को 3-3.5 साल में एक पेनी का रिलीफ नहीं मिला, उनकी जिंदगी बुनियादी तौर पर महंगाई से परेशान है। ये सही, ये 2 बात आपकी ठीक है। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आजिज धामरा साहब, औरिया साहब और हरीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।